पेज नंबर 23 हम लोगों का चल रहा था और हमने 3 रसों के ऊपर चर्चा कर ली थी, मधुर, अम्ल और लवण। तो यहाँ पे ये 3 रस भी अगर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो भी हम ऑड वन आउट से ये कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी सभी लोग बुक में देखेंगे क्योंकि थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ और जो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना मैं वही पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो मैं ये रिकॉर्डिंग भेजूँगी, जब भी बुक अवेलेबल हो तो रिकॉर्डिंग से मेरी वॉइस को ऐसे टिक कर लीजिएगा जो जो मैं हाईलाइट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूँगी सिर्फ आपको वही हाईलाइट करना है, बाकी सब अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है। हर पूरी बुक नहीं हमें अंडरलाइन करनी है, ठीक है। जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूँगी कि ये आया हुआ है वही आप लोगों को करना है, ठीक है। बाकी सब अंडरलाइन करते जाइए। और वैसे भी कोई बहुत डिफ़िकल्ट तो है नहीं, है ना, ऐसे समझ भी आ जाएगा अगर हम ऐसे भी पढ़ लेते हैं। सारा पढ़ लिया तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये काम ही आएगा और इम्पॉर्टेंट भी है ही सही। कई बार हम अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं तो वो ऑड वन आउट से बहुत जैसे मैं प्रिपेयर नहीं थी। अभी यूपीएससी का मैंने पेपर दिया तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी क्योंकि मेरा जॉब भी लग गया था और इतना मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, है ना, इतना सारा कवर करने का। और मेरा पीजी में भी हो गया था तो बहुत ही हौच पौच पैकिंग ये सब बहुत सारा मैं डिस्टर्ब थी काफ़ी। रूटीन मेरा क्लिनिक भी था, ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत चलता है तो मैं इतना अच्छे से सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाई। सबसे ज़्यादा मुझे यही स्ट्रैटेजी मेरी हेल्प करी। मेरे को मैं पूरा तो पेपर नहीं देख पाई हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पाया। बाकी जितना भी मैंने थोड़ा बहुत देखा तो अराउंड 57 से तो मेरे ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो ना पढ़ते हुए भी इतना टाइम भी हो गया मुझे पूरा देखे हुए सिलेबस। तो ऑड वन आउट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा। मैंने सुश्रुत शारीर वाली क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी कि कैसी मेरी स्ट्रैटेजी रही, कैसे मैंने करा। और उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर भी कट ऑफ नहीं जाता है यूपीएससी का पेपर और इतना एआईए पीजीईटी के लेवल के अंदर ही रहता है ना। तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। कुछ एक्सेप्शनल जो मॉडर्न के क्वेश्चंस होते हैं एक तो वो, और सेकंड लेंदी। बाकी और तीसरी चीज़ कोई भी नहीं थी कि जो हैम्पर करे मार्क्स स्कोर करने के लिए, है ना। थोड़ा बहुत भी अगर किसी को पता है तो वो भी अच्छे से। बाकी मैंने तो देखा था कि बच्चे 70% ही पेपर, मतलब 150 में से मैक्सिमम बच्चों जिनसे भी मैंने बात करी उनके 70 to 80 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट हुए, बाकी उन्होंने छुए ही नहीं। मतलब इतना, मतलब अराउंड 50% हम मान सकते हैं, 50% ही अटेम्प्ट कर पाए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 50 जो करे वो 100% सही होंगे, है ना, बाकी पढ़े ही नहीं है। तो ऐसे देखा जाए तो स्पीड मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप लोगों को अभी से रोज़, मैंने भी बोला था पहले कि मिनिमम 50 क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर करें, आए ना आए बट करना है। मन ना लगे फिर भी करना है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, कटु रस पर आ रहे हैं। सूत्र 26/42 में देखेंगे कटु मतलब क्या होता है, तीखा। तिक्त मतलब क्या होता है, कड़वा। तीखा तीखी मिर्ची होती है, कड़ू मिर्ची होती है, ऐसे थोड़ा ध्यान में रखें ये, ठीक है। तो तीखा तीखा ध्यान में रखिएगा ना तो ये पूरे सारे लक्षण याद हो जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, रोचयत्य अशन। ना अगर थोड़ा बहुत चटपटा वगैरह नहीं है खाने में, चटपटा नहीं, थोड़ा मिर्ची नहीं है तो मज़ा नहीं आ पाता है ना। हम लोग तो बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं। जब मैं मेरठ में पढ़ती थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाते हैं तो मैं खा ही नहीं पाती थी, बहुत ही मुश्किल होता था उधर मेरे लिए खाना सब्ज़ी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल, स्पेशली मैं तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खा पाती हूँ।
वक्त्रम शोधयति, शोधन हो जाता है तीखा खाने से, है ना, क्योंकि नाक बहती है, आँखों से आंसू बहते हैं, पूरे स्रोतस की शुद्धि हो जाती है। अग्नि दीपयति, है ना, अग्नि भी दीपन, इसको सर्कल कर लेंगे, अग्नि दीपयति। आगे भी हम पढ़ेंगे, देखो दीपन पाचन तिक्त रस में भी आता है, ठीक है। तो दीपयति याद रखेंगे, कटु में है, और दीपन पाचन तिक्त में है, ठीक है। और अग्नि दीपयति अम्ल में भी आता है, मैंने हाईलाइट करवाया था, लिख लेंगे, अम्ल में लिख लेंगे ऑल्सो कटु। आई थिंक मैंने ये भी बताया था, जब मैंने अम्ल पढ़ाया था तो मैंने कटु बताया था ना, बताइए। बताया था ना। हाँ, तो कटु में भी लिख लेंगे ऑल्सो अम्ल। फिर रोचत्य अशन, ऐसा लवण में भी आता है, रोचत्य आहारम। और अम्ल में क्या देखा था, भक्तम रोचयति, तीति अम्ल में आ रहा था, ठीक है। रोचत्य आहारम लवण में है, और रोचत्य अशन कटु में है, तीनों का मतलब एक है, समझ रहे हैं, सभी को फॉलो करना है, ठीक है। फिर आता है भक्तम शोषयति, भक्तम शोषयति। फिर शोणित संघात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तम शोषयति। और ये शोषयति ना हम कषाय टिक कर देते हैं, ये चीज़ याद रखना है, कटु है ये। और शोणित संघात विभंति, विनंती। मैं अपने नोट से पढ़ रही हूँ, बुक से मैं देखती हूँ क्या एग्जैक्ट लाइन है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, स्फुटी करोति इंद्रियाणी चक्षु रेचयति, हाईलाइट कर लेंगे इसको, तीखा है तो रेचन होता है, आंसुओं के द्वारा रेचन हो रहा है। स्नेह स्वेद क्लेद क्लेदम अलानुपहंती, ये सब निकलने लगता है, बहुत तीखा खा लिया तो पसीना भी आने लगता है, क्लेद का भी विलयन होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडु विनाशयति, हाईलाइट कर लेंगे, जब हम तिक्त में पढ़ते हैं तो उधर भी कंडु और कुष्ठ आता है, इम्पॉर्टेंट है ये। फिर व्रण अवसादयति कृमि हिनस्ति, कृमि को भी कम करता है ये, तीखा खाएंगे तो कृमि नहीं होंगे। और तिक्त में भी आ रहा है क्या कृमि, हाँ कृमि में भी आता है कृमि, ठीक है, याद रखना है। कृमिघ्न, घ वाले जो भी चीज़ें हैं ना वो तिक्त में आती हैं, जैसे विषघ्न, कृमिघ्न, ज्वरघ्न, अघ्न वाले, ठीक है। तो कृमिघ्न, कृमीन, ये कटु में भी आ रहा है। फिर अति सेवन से देखेंगे, अति सेवन से इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो पुंसत्व जो है 3 जगह आ रहा है, एक तो कटु में भी आ रहा है, और कषाय में आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, लवण में भी आ रहा है, ठीक है, 3 जगह आ रहा है। आई थिंक यहाँ भी लिखा होगा, कहीं लिखा है, ठीक है, कौन कौन सी कॉमन चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं मूर्छयति, नमयति और भ्रमयति, अति सेवन से मूर्छयति, नमयति और भ्रमयति। नेक्स्ट देखेंगे तिक्त, बाकी तो सब अति सेवन से कॉमन ही है, तृष्णा जनयति, ग्लापयति, मुंसत्व हंति, ठीक है। तिक्त पे आते हैं, तिक्त में आता है दंतान, सॉरी स्वर्यम अरोचिष्णुर अप्यरोचघ्नम, मतलब स्वयं अरुचि करता है पर अरुचि को दूर करता है ना, खाने का मन नहीं होता, जैसे तिक्त से हम नीम ले सकते हैं,
नीम का जूस किसको पसंद होगा, है ना, पर वो स्वयं अरुचि को दूर करता है, मतलब अच्छे से जो भी आम है उसका पाचन करके हमें अच्छे से भूख लाता है। नेक्स्ट देखते हैं मूर्छा, दाह, कंडू, कुष्ठ, तृष्णा, प्रशमन। कंडू कुष्ठ को हाईलाइट कर लेंगे, तृष्णा को भी कम करता है, तृष्णा प्रशमन। त्वचा और मांस को स्थिरीकरणो, त्वक मांसयो स्थिरीकरणो। और दीपन पाचन लवण में भी आता है, दीपन पाचन मैंने लवण में लिखवाया था कि तिक्त में भी आता है कि नहीं, दिखाया था ना। ठीक है, फिर आता है विषघ्न, कृमिघ्न, ज्वरघ्न। विषघ्न, कृमिघ्न और ज्वरघ्न। कृमिघ्न तिक्त और कटु दोनों में आता है, ठीक है। फिर स्तन्य शोधन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 3 स्टार, हमेशा पूछा जाता है ये, कौन सा रस स्तन्य शोधन करता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जब हम महाकषाय भी पढ़ते हैं ना, स्तन्य शोधन महाकषाय, तो उधर सारे जो द्रव्य हैं वो सब तिक्त प्रधान होते हैं, मैं उधर भी बताती हूँ, ठीक है। बाकी तो सब सामान्य चीज़ें हैं। उपशोषण एक हाईलाइट कर सकते हैं आप लोग, उपशोषण। देखो जो तिक्त होता है उसमें कौन से महाभूत होते हैं, कोई बताएगा? कौन से महाभूत होते हैं? वायु और आकाश होते हैं। तितली उड़ी हवा में, मैं ऐसे याद करवाती हूँ, तितली उड़ी हवा में, तो तितली से तिक्त, हाँ उड़ी आकाश में उड़ती है, बिना वायु के उड़ सकती है क्या? नहीं, है ना। तो ऐसे हमें याद रहता है तिक्त का रस। तो उपशोषण, जब वायु नहीं है, देखो अगर हम कपड़े धोते हैं तो हमारे 2 तरीके होते हैं सुखाने के। अगर बारिश हो रही है तो हम कहाँ सुखाते हैं कपड़े? घर में, कमरे में पंखा चला के सुखाते हैं, है ना। तो वायु के द्वारा कपड़े सूख रहे हैं, और अगर धूप है तो धूप में सन, एक तो गर्मी और एक वायु, 2 चीज़ें हमारी कपड़े सुखाने में हेल्पफुल होती है। तो ऐसे ही ये तिक्त रस याद रखें, वायु के द्वारा शोषण होता है ना। अभी मुरब्बा बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, सूखते हैं चीज़ें, है ना। पापड़ बनाएंगे, गर्मी आएंगी तो सूखेंगी चीज़ें, ठीक है। तो वायु सुखाने का, शोषण करने का काम रहता है। तो उपशोषण जो है वो तिक्त रस में है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। किस किस का शोषण हो रहा है? क्लेद, मेदो, वसा, मज्जा, लसिका, पूय, स्वेद, मूत्र, सबका हो रहा है, ठीक है। अब अति सेवन से क्या हो रहा है? श्रोतसाम खरत्वम उपपादयति, इतना हाईलाइट करना है। मोहयति, भ्रमयति, इतना इसका नहीं पूछा जाता है, ठीक है। मोहयति भ्रमयति को सर्कल कर लेंगे। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ना, नेटवर्क इशू हो रहा था। ओके ओके। अधिक सेवन करने से क्या हो रहा है? श्रोतसाम खरत्वम उत्पादयति। और इससे पहले भी लिखा है रस, रुधिर, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्राण्य उपशोषयति। ये शोषण वाला हाईलाइट कर लेना, जो अधिक सेवन करने से आ रहा है ना। 7 धातुओं का क्वेश्चन आया है, ये 7 धातुओं का शोषण कौन करता है? तो हमेशा हमेशा कषायटिक ही होता है, ये तिक्त कभी नहीं होता, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कषाय रस शोषण करेगा, जैसे जामुन हम खाते हैं
तो मुंह में कैसा शोषण जैसा हो जाता है ना, पानी पीने का मन करता है, रूखा सूखा, तो हमेशा ये गलत टिक होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से और ज़्यादा गलत हो जाती है, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर मोहयति और ग्लप्यन्ति, भ्रमयति, ग्लप्यन्ति, वदनम उपशोषयति, काफ़ी सारी चीज़ें, बाकी ये पूछी नहीं जाती हैं, 7 वाला ही पूछा जाता है, 7 धातुओं का शोषण कौन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कषाय में बढ़ते हैं। कषाय रस क्या करता है? संशमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संशमन, संग्राही, संधान कर, तीनों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। स्तंभन, देखो न आ रहा है, संशमनम, स्तंभनम, पीड़न, रोपण, न शोषण, इधर न आ रहा है। ठीक है, बाकी 3 को अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। रोपण का काम भी करता है कषाय रस। ठीक है, जो अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उसको रोकेगा, तो रोपण जल्दी होगा, है ना। जो भी सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं, अगर वो ना हो, कोई इनहिबिट ना करे हीलिंग को, तो बॉडी अपने आप ही हील करती है ना। सेकेंडरी इन्फेक्शंस के कारण डिले होती है हीलिंग, बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट में पक्षवध, ग्रह अपतानक, अर्दित, प्रभृतयश, ये भी हाईलाइट कर लेंगे। पक्षवध, ग्रह अपतानक, अर्दित, प्रभृतयश सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। ये पूछा जाता है किस रस के अधिक सेवन से ये उत्पन्न होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये भी पुंसत्व शक्ति को नष्ट करता है। और विष्टम्भ जरा गच्छति, ये भी आया हुआ है, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे। विष्टम्भ, देर से पचता है खाना, विष्टम्भ जरा पचती, गच्छति। ठीक है, और कर्षयति, ये भी हाईलाइट कर लेंगे। कर्षयति, है ना, पतला होना है किसी को तो कषाय रस प्रधान द्रव्य का सेवन कर सकते हैं। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है। कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि मैं साथ ही साथ बता चुकी हूँ, बट आप लोग इसमें से भी देख लें, जैसे पुंसत्व, लवण, कटु और कषाय। कुष्ठनाशक, तिक्त होता है, ये तो पता है सभी को, तिक्त रस कुष्ठ को हरता है। तिक्त मतलब कड़ुआ, कड़ुआ करेला। कंडुग्न, खुजली, ये भी कड़ुआ और तीखा दोनों ही खुजली दूर करेंगे। कृमिघ्न होता है, कृमिघ्न नास्ति कटु और कृमिघ्न तिक्त। नासिका स्राव, कटु, मैं इसकी एक टेबल बना लूँगी और फिर वो टेबल आप लोगों को भेज दूँगी, इसमें किसमें की नोट में बना लूँगी। ठीक है, मुख स्राव देखेंगे, अम्ल में होता है, खट्टा खाने से मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, अभी हम सुश्रुत के अनुसार देखते हैं। तो सुश्रुत में बस कुछ चीज़ें ही हमें थोड़ा ध्यान रखनी है, पढ़ तो हम चुके ही हैं, और ज़्यादा जो है चरक्का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्टेड चीज़ें ही दी हुई है। मैं तो डिटेल में पढ़ाने का प्रेफर करती हूँ, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, बाकी सिर्फ इतना ही आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें। यहाँ पे प्रहलादयति, मधुर रस सभी को पसंद होता है, सभी का फेवरेट होता है प्रहलादयति, है ना, हृदय को अच्छा लगता है। फिर और भी चीज़ें आती हैं इसमें, मुख लेप जनयति, वो भी एक इम्पॉर्टेंट। लेपन कर्म किसका होता है? मधुर रस का होता है, मुख में पूरा लेपन कर देता है ना। अगर हम रसगुल्ला खाएं तो पूरा दांत, जीभ, सब तालू पूरा मधुर हो जाता है। ठीक है, तो लेपन कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद ये कषाय का होगा। ठीक है, ये भी चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी है। और ये श्लेष्मा को बढ़ाता है, श्लेष्माणाम च अभिवर्धयति। आप लोगों के पास बुक है तो 42 चैप्टर में
11 to 17 श्लोक आप लोग देख सकते हैं, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुने। फिर भग्न अस्थि संधान करह, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गलगंड श्लीपत उत्पादक ना, ये डिजीज़ आ गई है ना, तो जहाँ भी डिजीज़ आ जाए, जैसे हमने गलगंड गंडमाला श्वास कास प्रतिश्याय है ना, और कहीं ऐसा ये डिजीज़ के नाम नहीं आते, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो भग्न ये जो है ये अधिक सेवन से ये हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, मधुर के अधिक सेवन से। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें, स्वरोघात। स्वरोघात कौन से उससे होता है, रस से होता है, ये टिक नहीं हो पाता। हमें लगता है स्वर तो और मीठा होगा, मधुर होगा, है ना, और स्वरोपघात अम्ल से, कटु से या कषाय से, ऐसे हम टिक करते हैं। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वरोघात जैसे बच्चों को मना करते हैं कि चॉकलेट नहीं खाना है, दांत खराब हो जाएंगे, ये वो, है ना, तो ये प्रूवन है कि मीठा बच्चों को नहीं देना चाहिए ज़्यादा, उनकी फिर लेट वोकल कॉर्ड्स ऐसे डेवलप हो पाती हैं। ठीक है, और गलगंड तो चरक में भी आता है। फिर अर्बुद भी आता है इधर, अर्बुद भी आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अम्लरस। अम्लरस श्रद्धाश्च च उत्पादयति, ये आया हुआ है ना, एक बार आया हुआ है ये वर्ड, बहुत बार रस के तो बहुत बार क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं। एक और चीज़ आता है, दंत हर्ष उत्पादयति, हर्ष उत्पन्न होता है ना, एक हर्ष मतलब एक अजीब सा, एक टेंटेटिव सा सेंसेशन होता है जब भी हम खट्टा खाते हैं। ठीक है, फिर मुख स्त्राव जनयति आता है, अच्छे से सुनेंगे। और फिर कोष्ठ विदाही, ये एक नया है, कोष्ठ विदाही, ये और कहीं नहीं आता। और विदाही देखकर ही हम लोग कटु या फिर तिक्त लगा देते हैं। ठीक है, ये अम्ल में आता है। फिर बहिशीता प्रायशो हृदय पाक कारकः, बहिशीता ध्यान रखना है, बाहर से शीतल, प्रायशो हृदय। फिर अति सेवन से क्या हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है अति सेवन से क्या हो रहा है, ध्यान रखना है। क्षत अभिहत दग्ध भग्न छिन्न भिन्न विद उत्पिष्ट, ये सब पाक हो जाता है, पक जाते हैं। कहीं फ्रैक्चर हुआ है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अचार नहीं खाना, नींबू पानी नहीं पीना, खट्टी चीज़ें अवॉइड करना है। ठीक है, कहीं भी कटा है, फटा है, सर्जरी हुई है, कुछ रोग है, दोष अपकर्ष है, तो फिर शत की स्टेज है ना, पतले दुबले हैं, कहीं चोट लगी, ब्लीडिंग हो रही है, तो पाक हो जाते हैं, अम्ल नहीं खाना। लवण में आते हैं, लवण में भक्त रुचि उत्पादयति है ना, रुचि उत्पन्न करता है, ये हम हमेशा अम्ल में टिक कर देते हैं, क्योंकि जब हम ज्वर पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा आता है कि अम्ल रस मिला के, अम्ल बोले तो अनार रस या फिर वो आंवले का और अनार का, दो ही ऑप्शंस बताते हैं ज्वर में, तो ये रुचि उत्पन्न करने के लिए बोलते हैं ज्वर में। तो ये लवण टिक नहीं हो पाता, ये चीज़ ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, या फिर ऐसे भी हमारे एमपी के साइड में सेव बड़े फेमस होते हैं, तो सेव जो होते हैं लवण रस प्रधान ही होते हैं ना, तो ट्रैवल में यूजुअली आप जो भी एमपी वाले हैं, इधर मालवा साइड सबके पास सेव रहते हैं, बिना सेव के खाना ही नहीं खाते, है ना, तो ये है, तो रुचि उत्पन्न करता है, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, जो सेव है रुचि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं सेव क्या होते हैं, नहीं जानते? चलो, नमकीन टाइप होते हैं,
कोई भी नहीं जानता सेव? ना सेव मिक्सचर जैसा जो होता है भाई। नहीं मिक्सचर नहीं होता, अलग ही होते हैं वो। रतलामी सेव फेमस है, बट यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सेव की सब्ज़ी बना मुझे नहीं पसंद, क्योंकि उसमें कुछ सच हेल्थ बेनिफिट्स मुझे दिखते नहीं हैं। और जो भी पेशेंट आते हैं मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि सबसे पहले सेव छोड़ना है क्योंकि वही तेल में वो बार बार करते हैं। नॉट इवन हल्दीराम के भी जो सेव सेव बोले तो आलू भुजिया का थोड़ा सा बड़ा टाइप है ना, आलू भुजिया तो सब जानते होंगे, उसका थोड़ा और बड़ा। ठीक है, तो वो सब सबसे पहले बंद करवाना है अगर पेशेंट कर रहा है, क्योंकि इधर तो हर घर में हर महीने में 10-10 किलो सेव रहते ही हैं, कुछ हो ना हो सेव ज़रूर रहेंगे। और रोटी सेव ही खाते हैं यूजुअली, तो उसमें ऐसा कुछ भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं वो निदान बन के अच्छा बड़ा रूप धारण करता है। रूप बोले तो अच्छी डिजीज़, अच्छी वाली। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले पेशेंट को यहाँ पे वही मना करना पड़ता है कि दाल बाटी और ये समोसे कचौड़ी सेव, हर एक एरिया के अलग अलग फेवरेट जंक फूड्स होते हैं, है ना, इधर का यही है। तो ऐसे याद रखें, है ना। संशोधन के लिए तो सभी को पता है, वमन में हम नमक डालते हैं, बस्ती में हम माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम इति क्रम, माक्षी हनी को लवण के साथ पहले घोटते हैं ना, तो शोधन तो करेगा ही। नीरू बस्ती शोधन करती है ना, शोधन और लेखन दोनों चीज़ें करती है नीरू। और अनुवासन क्या करती है? बृंघन करती है, स्नेहन करती है। ठीक है, सर्व रस प्रत्यानिको, ये तो सब कॉमन चीज़ें हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। मार्ग विशोधन सर्व शरीर अवयव मार्दव कृत, रक्त पित्त भी करती है ना, ब्लड बढ़ाएगी और नाक से खून बहने लगेगा ज़्यादा। वात रक्त व अम्लिका जनक इंद्रिय उपताप, इसमें इम्पॉर्टेंट है संशोधन पाचनो विश्लेषण क्लेदन, ये एक बार पूछा गया है। ठीक है, विश्लेषण मतलब कफ का विश्लेषण करता है, ये मैं श्लोक से आप लोगों को बता रही हूँ। और अति सेवन से क्या हो रहा है? मुख अक्षिपाक रक्तपित्त वात शोणित अम्लिका जनक, ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो अति सेवन से हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट कटु रस में आते हैं। कटु रस में जीवा अग्रम बाधते, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उद्वेग जनयति, यहाँ आता है श्लोक में, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है। नासिका श्राव्यति पार्श्वपृष्ठ शूल, ये बस इतना ही पूछा गया है, नासिका श्राव्यति। बाकी ये दीपन पाचन रोचन शोधन ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। और अति सेवन से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये अति सेवन का ही है। पार्श्व पृष्ठ शूल अति सेवन का ही है। और कर चरण पार्श्व पृष्ठ प्रभृतिषु वात शूलान पद्यति, ऐसा आता है। हाथ पैर और पार्श्व पृष्ठ ये चारों ही चीज़ों में शूल होता है, वात जनित शूल होता है। ठीक है, तिक्त में क्या आता है? भक्त रुचि चा पादयति, मन्यास्तंभ, अति सेवन से मन्यास्तंभ आक्षेप अर्दित और शिरः शूल। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि पूछी गई है, छेदनो रोचनो दीपनः और शोधन। छेदन, रोचन, दीपन और शोधन। शोधन हम कटु में भी पढ़ते हैं, लवण में भी पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे कंपैरेटिव मैं बताती हूँ, तो जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था कि दीपन पाचन रोचन शोधन कटु में आता है, और छेदन रोचन दीपन शोधन ये तिक्त में आता है। ठीक है, तो आप लोग जब भी बुक से देखें तो रिकॉर्डिंग मेरी सुन के उधर टिक कर लीजिएगा। दीपन पाचन रोचन शोधन कटु में है, और छेदन रोचन दीपन शोधन, शोधन तो कॉमन है, दीपन भी कॉमन है, रोचन भी कॉमन है। अलग क्या है? छेद रहा है, तिक्त जो है छेद रहा है,
और कटु जो है पचा रहा है, तीखा जो है पचा रहा है, मिर्ची पचा रही है, तिक्त, तिक्त मतलब कड़वा जो है छेद रहा है, ठीक है। और अति सेवन से क्या होगा, गात्र, मन्या, स्तंभ, आक्षेप, अर्दित, शिरा, शूल, ये सारी चीज़ें होती। विसरता उत्पादयति है ना, वीरसता, वीरसता उत्पादयति भी आता है। जैसे मुंह खराब सा हो जाता है ना, कितना गंदा हो जाता है ऐसे करेला खाने से, ऐसे कितना मन ही नहीं होता फिर खाना खाने का, है ना। मुख में लगभग 1-2 घंटे तक करेले का ही स्वाद रहता है, कितना भी कुछ और खा लो। जब मैं छोटी थी तो पापा हमारे हमें ज़बरदस्ती करेला खिलाते थे, और ऐसे नहीं कि बड़ा अच्छा सब्जी वब्जी बना के, ऐसे ही दाल में उबाल के और थोड़ा ऊपर से चाट मसाला डाल के ऐसे ही रॉ खाते थे। और काफ़ी हम गुस्सा करते थे और बहुत ही ज़बरदस्ती पिटा के खाया करते थे। और अब जब बड़े हो गए हैं तो अब हम पापा को ऐसे खिलाते हैं क्योंकि अब उल्टा हो गया है ना, जो भी चीज़ें हम मना करते थे अब वो पापा मना करते हैं, और अब हम बदला लेते हैं लाइफ रिवर्स और मैं अब ऐसे बिना बिना किसी के डांट सुने ऐसा खाना प्रेफर करती हूँ। तो समय समय की बात है, जब जब जिसको ज्ञान आ जाए, जब जिसकी बुद्धि जागृत हो जाए। बाकी अगर ऐसे खाते हैं आप लोग करेला तो सबसे अच्छा यही है, बहुत अच्छे से फ़ायदा, पूरे गुण मिलेंगे करेले के। कभी ज़िंदगी में आप लोगों को डायबिटीज़ नहीं होगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जामुन खाएं बट गुठली सहित खाएं, तो डायबिटीज़ है तो बहुत जल्दी जाएगी, और नहीं है तो कभी नहीं होगी पूरे लाइफ टाइम में। प्राणायतन देखेंगे, 10 प्राणायतन होते हैं। इसमें तो थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, मैं थोड़ा और अच्छे से बता देती हूँ। चरक सूत्र 29 में मिलता है और चरक शारीर 7 में मिलता है। 2 जगह प्राणायतन हम लोग चरक में पढ़ते हैं। कैसे कैसे पढ़ते हैं? शंखौ, शंखौ लिखा है, मतलब शंख कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन, है ना। तो 2 शंख, फिर त्रिमर्म, मर्म त्रयो, फिर शुक्र, ओज, रक्त, कंठ और गुद। ऐसे हमें याद रखना है। जब हम चरक शारीर पढ़ते हैं, चरक शारीर 7, तो वहाँ पे मांस, नाभि आता है, बस इतना ही डिफरेंस है। शंख द्वौ की जगह मांस और नाभि आता है, ये आता है, नाभि और मांस। ठीक है, सभी को आया समझ क्या डिफरेंस है? एवरीवन, चलिए ठीक है, याद रखना है, ठीक है। शंख द्वौ, फिर त्रिमर्म, शुक्र, ओज, रक्त, कंठ, गुद। 1 मिनट रखेंगे। ठीक है, छोटा सा ही डिफरेंस है कि शंख द्वौ और मांस और नाभि, माना या नामा, माना, माना, माना शंख द्वौ के स्थान पे, ठीक है। और ये शुक्र और ओज, ये तो धातु के ही पार्ट हो गए ना। शुक्र, ओज, रक्त, ये तो धातु का हो गया, ठीक है। तो हमें कंठ और गुदा,
याद रखना है अच्छे से। मैं देख रही थी कि नाभि भी, मेरे को ऐसा याद आ रहा था कि नाभि भी है। नाभि नहीं है। मतलब सूत्र 29 में मुझे ऐसा लग रहा था शायद नाभि भी है, नहीं है। ठीक है, सभी लोग अच्छे से ध्यान देंगे। अब हम बढ़ते हैं वाग्भट की ओर। तो अष्टांग हृदय शारीर 3 में उन्होंने बताया है क्या डिफरेंस है, मात्र एक डिफरेंस है, मांस के स्थान पर जीवा बंधन को माना है। तो मांस हमने देखा था ना, मांस और नाभि, तो वहाँ यहाँ पे मांस नहीं बताया है। तो जो जीवा है वो क्या है, एक तरीके की मसल ही है, ऐसे याद रखेंगे, जीवा बंधन। ठीक है, यहाँ पे सुश्रुत अनुसार 12 प्राणों का उल्लेख है, लिख सकते हैं आप लोग। अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, पंचेंद्रिय प्लस भूतात्मा। ठीक है, प्राण, पांच इंद्रिय और उसके बाद क्या बोलेंगे? अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, पंचेंद्रिय और भूतात्मा। क्या पूछ रही हो? क्लियर हो गया? ठीक है। अष्टांग हृदय ने ना अष्टांग संग्रह, उन्होंने थोड़ा सा नाम अलग दिया हुआ है। 10 प्राणायतन बोला है ना हृदय ने, तो संग्रह ने बोला है 10 जीवित धाम। 10 जीवित धाम कितने होते हैं? ये 10 होते हैं। ठीक है, और यही हैं सारे। ठीक है, नाम अलग दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनको 10 प्राणायतन को हम प्राण धाम या जीवित धाम भी बोलते हैं। जैसे धाम एक सेंटर, जैसे बागेश्वर धाम और महाकाल धाम है ना, गोकुल धाम। तो ऐसे ये याद रखें, जहाँ भी हमारे प्राण रहते हैं वो धाम है। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ, हाँ रिया, ये आपने अग्नि, सोम, वायु क्या बताया था? 12 प्राण सुश्रुत अनुसार 12 प्राणों का वर्णन सुश्रुत ने किया है। ये छोटे छोटे से कोटेशंस हैं, ये पूछे जाते हैं कि किसके हैं, तो इनको आप लोगों को एज इट इज़ रटना है, बार बार पढ़ के रटना है। प्राणः यत्र प्रतिष्ठा, ओज को बोलते हैं प्रतिष्ठा, आ गई हमारे आन बान शान की बात आ गई, ओज जिसमें ज़्यादा रहेगा। ठीक है, प्रतिष्ठा याद रखना है। यत्राश्रिता प्राणिनां प्राणः, सिर को बोलते हैं प्राणः, प्राणिनां वायु को, प्राणः प्राणिनां स्मृति, प्राकृत वायु की गति है, प्राणिनां प्राणः रक्त है, प्राणः येषु प्रतिष्ठिता, प्राणायतन है, प्राणः येषु प्रतिष्ठा। यहीं पे यही वाले चैप्टर में ना 29 चैप्टर में ही हम लोग प्राणाभिसर वैद्य के लक्षण भी पढ़ते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्राणाभिसर वैद्य के लक्षण कहाँ दिए हुए हैं। ये ही एक क्वेश्चन है कि दिए कहाँ हैं, कौन कौन से होते हैं, ये तो बात की बात है, रेफरेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो सबसे ज़्यादा रेफरेंस के क्वेश्चन आते हैं वो सूत्र से ही पूछे जाते हैं। लास्ट देखते हैं, प्राणः प्राण भृतान
सिर और आहार दोनों को बोलते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे।